Okay, students, once again, welcome all of you. Today, in this topic, we are going to discuss about electric susceptibility. And its relationship with dielectric constant. Now the question is, what is electric susceptibility? Electric susceptibility means this is the ability of a medium to allow the electric lines of forces to pass through them, and here we will find its relationship with dielectric constant. Now what I have told you earlier, that is electric dipole moment per unit volume, which is called polarization vector, which is known as total dipole moment per unit volume, polarization vector, which is written as capital P, is directly proportional to electric field in the dielectric. So capital P, which is polarization vector, is proportional to epsilon naught E. यहाँ एप्सिलॉन नॉट हम इसलिए लिखते हैं, हम ये सपोज करते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है या जो जितना भी सब्सटेंस रखा गया है, जिस भी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया गया है, वो एयर में है या वैक्यूम में है, और P इज इक्वल टू, इसको हम जाई बोलते हैं, जाई इंग्लिश में लिखते हैं हम इसको PSI, पढ़ते हैं हम इसको जाई, P साइलेंट होता है, जाई एप्सिलॉन नॉट E. This Chi is known as electric susceptibility. Therefore, Chi का फार्मूला क्या बन गया? इसको हम x के लिखते हैं, x की तरह लिखते हैं, बट थोड़ा सा इसको कर्ली करते हैं, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E. ये एक्सप्रेशन है जाई के लिए. इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, इसके डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. यूनिट्स हमने निकाले थे, P के यूनिट्स क्या होते हैं हमने पीछे निकाले हैं, इससे पीछे वाले आर्टिकल में, जिसको हम पोलराइजेशन वेक्टर के यूनिट निकाले थे, वो आए थे हमारे पास कूलम पर मीटर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. मैंने आपको इस फार्मूले से बताए थे, F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यदि भूल जाएं तो इस फार्मूले में जाना है. एप्सिलॉन नॉट को ले आएंगे ऊपर, F को ले आएंगे यहाँ नीचे, तो क्या बन गया यहाँ पे कूलम के कूलम, ये आ गया कूलम स्क्वायर. F आ गया नीचे, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा न्यूटन इनवर्स. यहाँ पे क्या है आगे R स्क्वायर है, तो ये R स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा
मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये तो एप्सिलॉन नॉट के हुए। ई के भी आपको मालूम होने चाहिए, एफ फिजिकल टू क्यू ई होता है, तो ई किसके बराबर होगा, एफ अपॉन क्यू। वैसे भूलने की जरूरत नहीं है, इसके एफ के क्या होते हैं, न्यूटन, और क्यू के क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम है। अब यदि इन सबको आप कैलकुलेट करें तो एक कूलम ऊपर है, यहाँ कूलम स्क्वायर है, यहाँ कूलम का -1 है, तो कितना रह गया, कूलम की पावर 1 रह गई। जब ये इसका मतलब एक ही कूलम रह गया, ऊपर भी एक कूलम है, कट जाएगा आपस में। आगे देखें यहाँ पे, यहाँ न्यूटन की पावर -1 है, न्यूटन की पावर 1 है, तो आपस में कट जाएंगे ये भी। यहाँ देखें मीटर की पावर -2 है, ऊपर भी मीटर की पावर -2, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास रह गए नो यूनिट्स, ये नंबर है सिर्फ, नो यूनिट्स। तो इसके डायमेंशन भी क्या होंगे, यदि यूनिट्स नहीं है तो फिर डायमेंशन भी नहीं होंगे, डायमेंशन नो डायमेंशन, इनके डायमेंशन भी नहीं होंगे। तो जाई इज सिंपली अ नंबर। अब हम इसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ। कैसे निकालेंगे रिलेशनशिप, वी नो E is equal to net electric field inside the dielectric is equal to E naught minus EP, ये हमें मालूम है। तो फिर मैं इस EP को यहां ले आया, तो ये बन गया E प्लस EP is equal to E naught, और ऐसे लिख देते हैं हम इसको उल्टा करके, E naught is equal to E प्लस EP, और E नॉट इज इक्वल टू E प्लस, ये EP किसके बराबर होता है, EP की वैल्यू हमने निकाली हुई है, EP किसके बराबर होता है, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पहले निकाला था EP होता है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहां लिख सकते हैं हियर, ये जो सिग्मा P है, दिस इज इक्वल टू P पोलराइजेशन वेक्टर। इसको प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे प्रूव करेंगे, सपोज करते हैं, सपोज फॉर अ डाइलेक्ट्रिक A is the area of a dielectric, D सेपरेशन है उसकी दो प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ऐसे होगा, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये इनके बीच का सेपरेशन, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D, और इसका टोटल एरिया कितना है, इनका पूरे इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया कितना है A। तो फिर A गुणा D किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये क्लियर। अब हमने ये भी स्टडी किया है, क्योंकि जब इस डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये पोलराइज्ड हो जाएगी, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज आएगा, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा P किसके बराबर होती है, QP, जो पोलराइज्ड चार्ज यहां पैदा हुआ, QP अपॉन A, एरिया ऑफ द प्लेट्स, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया। सो QP किसके बराबर हो गया, QP इज इक्वल टू सिग्मा P इंटू A। अब इसका डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, इसका टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या इसका टोटल डाइपोल मोमेंट एज डाइपोल मोमेंट P, टोटल डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे QP इंटू जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज ऑन द आइदर ऑफ द टू चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम, QP इंटू D।
तो ये किसके बराबर बन गया, QP किसके बराबर है, QP है सिग्मा P A इंटू डी। ये A इंटू डी क्या होता है, A इंटू डी ये वॉल्यूम होता है। दिस इज इक्वल टू सिग्मा P इंटू वॉल्यूम। सिग्मा ये किसके बराबर हो गया, A इंटू डी क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम सिग्मा P इंटू ए वॉल्यूम है B, डोंट कंफ्यूज विद दिस B। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, सिग्मा P। देयरफॉर इसको मैं डाइपोल मोमेंट ही कह रहा हूं, स्मॉल p कह रहा हूं। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा P। ये जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है इसको हम पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं, कैपिटल P। तो कैपिटल P किसके बराबर हो गया, सिग्मा P के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा P एज सिग्मा P इज इक्वल टू कैपिटल P पोलराइजेशन वेक्टर। देयरफॉर E नॉट इज इक्वल टू E प्लस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये P किसके बराबर है, E प्लस ये P किसके बराबर है, यहां ऊपर हमने देखा है P किसके बराबर है, जाई एप्सिलॉन नॉट E, जाई एप्सिलॉन नॉट E। कई बार ये एप्सिलॉन नॉट और E को लिखना अलग अलग तरीके से है, यदि आप E भी ऐसे लिखते हैं तो चेंज करना है अपने तरीके को लिखने में। तो E नॉट इज इक्वल टू, यहां E कॉमन ले लो, क्या रह गया अंदर 1, यहां पे 1 रह गया, प्लस जाई एप्सिलॉन नॉट। इस E को इधर ले आओ, E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू क्या रह गया इधर 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट जाई। इस E नॉट अपॉन E को क्या बोलते हैं हम, इसको हम K बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। E नॉट अपॉन E, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो K इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट जाई। ये रिलेशनशिप है इसके बीच में, जस्ट इसको आपने ड्राइव करना सीखना है, इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट। बहुत बार कोई एग्जाम में नहीं आता, कई बार इसके यूनिट्स वगैरह पूछ लेते हैं कि जाई का यूनिट क्या है, जाई का डायमेंशन क्या है। तो हमने सिंपल सा किया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो सिग्मा P है ये किसके बराबर होता है, सिग्मा P पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होता है। सिग्मा P इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर। बस हमने इसको सिग्मा P की जगह यहाँ P लिखा और P की जगह हमने जाई एप्सिलॉन नॉट E लिखा, फिर हमने इसको सॉल्व करके इस तरह से कैलकुलेट किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, जैसे इसका नाम सुजेस्ट कर रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, वो नॉन पोलर होते हैं। फिर यहां तो हमारे पास नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे होंगे। फिर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो ऐसे बन जाएंगे। When electric field is applied, अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम बढ़ा दें तब क्या होगा, लेट अस थिंक अबाउट दिस। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा देंगे, what can happen on increasing electric field? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर से पोलर बन गए, इनकी शेप फर्दर बदल जाएगी, ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएं ये ब्रेक कर जाएंगे आगे,
आयंस के अंदर ब्रेक कर जाएंगे। एक नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा, पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से मैं बताऊं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी तो ये मॉलिक्यूल ऐसे थे। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो ये पोलर बनते जा रहे हैं। लेकिन यदि हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, ये ब्रेक डाउन कर जाएंगे आयंस में। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसको ये डाइलेक्ट्रिक सहन कर सकता है, ठीक है, टॉलरेट कर सकता है विदाउट इट्स ब्रेक डाउन, दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which a dielectric can withstand without its breakdown is known as डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज ई, जिस वैल्यू पे ये ब्रेक डाउन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिस पे ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कर सकता है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल डाला जाए दो प्लेट्स के बीच में कि ये ब्रेक कर जाए, पोटेंशियल ऑफ ब्रेक डिवाइडेड बाय सेपरेशन। कैसे होगा? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा हुआ, देखो हमने ये फार्मूला कहां से बनाया, ये फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बन के आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखा है हमने, हम यहां इसको कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इंटू 1/R। ये क्या होता है? ये होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल इंटू 1/R। तो क्या बन गया? पोटेंशियल अपॉन R। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? पोटेंशियल बटे डिस्टेंस। तो यहीं पे ऐसे ही हमारे पास आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ब्रेक डिवाइडेड बाय सेपरेशन। तो ये रिलेशनशिप है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। मैं एक टेबल आपको शो करना चाहता हूं, इसमें आपको मैं शेयर करूंगा। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग है। वैक्यूम हो गया जहां कुछ भी नहीं है, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इन्फिनिटी है, वो कभी ब्रेक डाउन नहीं करता। एयर वो ब्रेक करता है जब आप 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर फॉर एयर कितना ब्रेक का पोटेंशियल है, कितने वोल्टेज के ऊपर एयर जो है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। एयर बैड कंडक्टर है लेकिन वो गुड कंडक्टर कब बन सकती है? यदि हम 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लगाएंगे, तो ये हमारे पास पेपर है। जैसे हमारे पास हम पेपर का यूज करते हैं, पेपर, ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको पेपर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो गुड कंडक्टर कब बन सकता है? यदि हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दें, 16 किलो वोल्ट पर मीटर क्यूब पर मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास दो प्लेट्स हों और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर हो, उन दो प्लेट्स के बीच में,
और यहाँ पे यदि हम पेपर रखें, बीच में गैप रखें, और पोटेंशियल जो है वो कितना वोल्टेज का हो, पोटेंशियल कितना हो हमारे पास 16 किलो वोल्ट लगाया हो, मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो 16 किलो वोल्ट। 16 किलो वोल्ट का मतलब है 16,000 वोल्ट। तो ये जो कागज का हमने पीस बीच में डाला है ये भी गुड कंडक्टर बन जाता है। और एयर जो है वो कब बन जाती है गुड कंडक्टर, यदि 3000 किलो वोल्ट यदि हो। यदि मैं इसको मीटर में भी बदल सकता हूँ या सेंटीमीटर में बदल सकता हूँ, तो मुझे सेंटीमीटर में बदलना होगा तो आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो मुझे 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर करना पड़ेगा। यदि मीटर में बदलना होगा तो 3000 किलो वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम स्टडी करेंगे, वो है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटेंस होता है द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर अ चार्ज। कैपेसिटेंस of a conductor is its ability to store charge। जैसे हमारे पास बकेट होती है, बकेट की कैपेसिटी होती है कि बकेट में 10 लीटर वाटर भरा जा सकता है या 20 लीटर वाटर भरा जा सकता है। क्या 10 लीटर वाटर की जो कैपेसिटी वाली बकेट है उसमें 20 लीटर भरा जा सकता है? नहीं भरा जा सकता है। तो इसी तरह से जो कंडक्टर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे सकते हैं, वो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर रहता है। तो हम कितना चार्ज उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाई जाएगी। जब हम किसी कंडक्टर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है हमारे पास, इसके ऊपर हमने एक चार्ज लाए, पहले ये चार्ज इसके ऊपर लाए हम, तो इस चार्ज को किसी ने अपोज नहीं किया क्योंकि यहां पे कोई चार्ज था नहीं इस कंडक्टर के ऊपर जो इसको अपोज करे। जब हमने एक और चार्ज लेकर के आएंगे इसके ऊपर, एक और चार्ज इसके ऊपर लेकर के आएंगे, तो ये जो पहले वाला चार्ज है वो दूसरे आने वाले चार्ज को अपोज करेगा। ठीक है, वो उसको अपोज करेगा। जब वो उसको अपोज करेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो हम वर्क करेंगे वो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में भरता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर चार्ज भरते जाएंगे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसका और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। जैसे मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ये मान लीजिए ये बकेट है, ये बकेट है। जैसे जैसे आप इसमें पानी भरते जाओगे बकेट में किस चीज का लेवल बढ़ता जाएगा, पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। और पानी डालिए बकेट का, बकेट के अंदर लेवल क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, मतलब पानी के लेवल की हाइट बढ़ती जा रही है। और डालिए और बढ़ती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये बकेट पूरी तरह से भर जाएगी तो क्या आप और पानी इसमें डाल सकते हैं? तब नहीं आप डाल सकते हैं। तो इसका मतलब है ये कैपेसिटी है इसकी, कितना इसके अंदर हो सकता है, पानी भरा जा सकता है। वैसे ही कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जब पहले चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज इसमें बढ़ता जाएगा इसका पोटेंशियल बड़ा होता जाएगा, तो और चार्ज को आने से ये ऑलरेडी जो यहाँ चार्ज है वो उसको अपोज करेंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि यदि आप जितना मैक्सिमम चार्ज है वो इसमें भर गया, तो यदि आप और चार्ज इसमें डालेंगे, एक और चार्ज यदि इसके अंदर लेकर के आएंगे, तो ये जो वाला चार्ज है ये बाहर चला जाएगा। कहने का मतलब उसमें उतना ही चार्ज रहेगा। वैसे ही पानी में है, यदि ये 10 लीटर की बकेट है, यदि आप एक और लीटर भर गई है, यदि 1 लीटर और डालेंगे तो 1 लीटर इसमें से बाहर निकलेगा। तो ये कैपेसिटी है इसकी। तो जो इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटी है, जो इसके अंदर चार्ज जैसे जैसे डालते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। Q is directly proportional to पोटेंशियल। और हम ये कह सकते हैं
कि जो इसके अंदर जो चार्ज होता डालते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एज चार्ज इज इंक्रीज्ड इट्स पोटेंशियल also increase. Therefore, Q is equal to, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे सी बी। ये जो C है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। C is constant of proportionality एंड इज नोन एज, अब कई बार हम सी को कूलम्स भी लिखते हैं, यहां सी को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। सो सी किसके बराबर हो गया? देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है, Q अपॉन बी। यहां हम इसके यूनिट्स भी निकाल, कांस्टेंट है लेकिन ये कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, जैसे इस बकेट की कैपेसिटेंस कितनी है 10 लीटर, तो ये इसकी कैपेसिटेंस है 10 लीटर। इसी तरह से इस कंडक्टर की भी कैपेसिटेंस होगा, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हम कहेंगे इफ, हम इसको डिफाइन करेंगे, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन C किसके बराबर है? C इज इक्वल टू क्यू। तो C इज इक्वल टू क्यू का मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। मतलब किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं जितना चार्ज उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए चाहिए। सो capacitance of a conductor is defined as capacitance of a conductor is defined as amount of charge required to raise its potential, potential का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, its electric potential through 1 वोल्ट। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कैपेसिटेंस क्या हो गया, कितनी कंडक्टर की एबिलिटी है उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। अब इसके यूनिट्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके यूनिट्स क्या हैं? कैपेसिटेंस के यूनिट्स ऑफ सी कैपेसिटेंस, हम फार्मूले से यूनिट्स निकालते हैं। हमारे पास मालूम है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो यदि हम यहां से डिफाइन करेंगे, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन C इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। इसको हम 1 कूलम पर वोल्ट कहते हैं। ये जो 1 कूलम पर वोल्ट है इसको हम 1 फैराडे कहते हैं, फैराडे। तो हमारे पास यूनिट आ गया कैपेसिटेंस का, क्या यूनिट आ गया? फैराडे, या इसको हम 1F लिखते हैं, F का मतलब फैराडे। इसके छोटे यूनिट भी हैं, स्मॉलर यूनिट्स भी हैं इसके, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस जिनका हम ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन से हैं? आर 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। इसको म्यू को माइक्रो पढ़ते हैं। माइक्रो का मतलब मैंने बताया था, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 फैरेड। एक और है 1 नैनो
फैरेड। इसको हम लिखते हैं 1NF। नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ फैरेड। एक और होता है 1 माइक्रो फैरेड, 2 बार है माइक्रो, तो क्या होगा 10⁻⁻⁶ गुणा 10⁻⁻�6, 2 बार माइक्रो है, फैरेड। कितना बन गया 10⁻⁻12 फैरेड। इस 10⁻12 को पिको कहते हैं, पिको फैरेड। तो पिको फैरेड किसके बराबर हो गया 1 PF, पिको फैरेड। ये इसके यूनिट्स हैं जिनको हम आमतौर पे यूज करते हैं, फैरेड, माइक्रो फैरेड। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻�6, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैरेड, जिसको पिको फैरेड भी हम कहते हैं। इसके हम डायमेंशन भी पता कर सकते हैं। डायमेंशन क्या होंगे इसके, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस। जैसे हमारे पास फार्मूला मालूम है C = Q/V। Q किसके बराबर होता है, करंट इंटू टाइम। करंट के डायमेंशन क्या होते हैं, एम्पियर। टाइम के T। करंट के क्या डायमेंशन होते हैं, A का मतलब एम्पियर, इसको याद रखना है आपने, T का टाइम। पोटेंशियल के डायमेंशन क्या होते हैं, पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क के क्या होते हैं, ML/T-2। ये आपने +1 में पढ़े हैं, वर्क के डायमेंशन। फोर्स इंटू डिस्टेंस। चार्ज के क्या होते हैं, अभी ऊपर लिखे हमने, A/T। तो क्या बन गया हमारे पास, सो डायमेंशन ऑफ C इज AT। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ML/2। अब T के ऊपर जाएगा, T की पावर कितनी हो जाएगी, -3। T एक और ऊपर जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो -2 पहले है तो -3। A भी ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। तो लिखें इसका ML/2 T-3 A-1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, M को ऊपर ले जाओ, M-1। फिर L को लिखते हैं, L की पावर ऊपर जाएगी तो -2। फिर T को लिखते हैं, यहाँ T की पावर -3 है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगी, तो कितना हो गया, T की पावर 3 ऊपर हो जाएगी प्लस की, और 1 ऑलरेडी है तो T की पावर 4। A की पावर -1 भी ऊपर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, 1 ऑलरेडी है तो A की पावर 2। तो ये चीजें हमने स्टडी की। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, ये कैपेसिटेंस हमने स्टडी कर लिया कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज। अब हम कैपेसिटर्स को स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर्स होते क्या हैं, तो कैपेसिटर्स कैसे होते हैं और ये कितने टाइप के कैपेसिटर्स हैं, और यदि कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो हमें क्या क्या करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में शेयर करूंगा। आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।